और आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च हो रहा है। नारा पहले ही तय हो गया है, जेल का जवाब वोट से। इसके लिए बाकायदा पोस्टर जारी हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। वो पोस्टर जो जारी किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, कुछ ही देर में यहां पर कैंपेन किस तरीके का रहने वाला है उसी को लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जेल का जवाब वोट से। और ये पोस्टर देखिए किस तरीके से सलाखों के पीछे इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया है। और जनता से अपील यही आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि जो केंद्र की तरफ से एजेंसियों का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, उसका जवाब जनता दे बीजेपी को अपने वोट के जरिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक रावत से। तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, पोस्टर जारी कर दिया गया है, जेल का जवाब वोट से। यही चुनावी कैंपेन 24 चुनाव में आम आदमी पार्टी का रहने वाला है। दीपक, जी बिल्कुल रोमाना, और मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि इस तरीके से ये पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें आपने खुद भी बताया कि अरविंद केजरीवाल की जो तस्वीर पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है और नीचे एक नारा दे दिया गया है जिसमें लिखा है जेल का जवाब वोट से। मैं बता दूं, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी जब अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए थे उस दौरान भी एक कैंपेन लॉन्च किया गया था। तब यह कहा गया था कि लोकसभा में भी अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है तो आम आदमी पार्टी ने पूरा मुद्दा ही बदल दिया है। आम आदमी पार्टी एक तरीके से सिंपैथी वोट बैंक की तरफ बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी घर घर इस मैसेज को लेकर जाना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बेहद गलत तरीके से की गई है, एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की गई है। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है बीजेपी पर, उसी मुद्दे को लेकर इस बार घर घर जाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी इस वक्त तैयार है। तो थोड़ी देर बाद ये कैंपेन लॉन्च होगा। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, संजय सिंह और संदीप पाठक, के तमाम नेता इसको जारी करेंगे। लेकिन मकसद सीधा है, सिंपैथी वोट बैंक साधना है। और बात ये इस बात को लेकर की जाएगी कि तमाम जो शराब घोटाला बनाया गया ये बेहद गलत तरीके से था और अरविंद केजरीवाल को फंसाना था ताकि वो चुनाव न लड़ सके, चुनाव में प्रचार प्रसार न कर सके। बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे फिर लेंगे हम। आपसे कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मीडिया के सामने जब आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी की तरफ से बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। 33 कंपनियां जो घाटे में चल रही थी उन्होंने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने या तो जीरो टैक्स दिया या फिर उन्हें टैक्स में छूट मिली। एक कंपनी ने अपने प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा चंदा बीजेपी को दिया है। ये फर्जी कंपनियां कागज पे बना के सैकड़ों करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साफ साफ दिख रही है, हजारों करोड़ की। एक एक कंपनी 375 करोड़, 100 करोड़, पता नहीं कितने कितने करोड़ बीजेपी को चंदा दे रही है। कंपनियां घाटे में है, उसके बावजूद चंदा दे रही हैं। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जी ने कहा नियम बनाऊंगा और खाऊंगा, नियम बनाऊंगा और खाऊंगा। पूरे देश से जितना जमकर हो सकेगा अपनी पार्टी के लिए भ्रष्टाचारी चंदा इकट्ठा करूंगा। और इस बीच कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सियासी लड़ाई तेज हो गई है। कांग्रेस अब प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत चुनाव आयोग से करने जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बताकर चुनाव में हिंदू और मुसलमान वोटर को बांटने की कोशिश की है। लेकिन क्यों मोदी जी ने ऐसा कहा? कभी आपने सोचा है? कुछ और कह सकते थे कि ये गलत है, ये नहीं संभव है, ये नहीं होगा, कुछ भी कह सकते थे। ये क्यों कहा? क्योंकि यही दिल का प्रेम है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। ये ना हमारे सगे हैं, ना आपके सगे हैं, ना भारत मां के सगे हैं। ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं, विभाजनकारी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो। और असलियत ये भी है कि जब से हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है बीजेपी में खलबली मची हुई है। बेचारों को समझ ही में नहीं आ रहा है क्या किया जाए।
वैसे ही 180 पर अटके हुए हैं, शनै शनै वो अब कम होता जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से आक्रामक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी की जा रही है और अब आपको वो बयान सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो इतना आक्रामक रुख अपना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार के नवादा में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोला था, सुनिए। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वही दोहरा दिया जो पीएम मोदी ने कल नवादा की रैली में कहा था, ये भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से पर आमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो ये वो बयान कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जिस पर अब सियासी तौर पर कांग्रेस बीजेपी की घेराबंदी करने में जुट गई है और बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। पप्पू यादव ने नाम वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। कोई संकेत ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि पप्पू यादव नाम वापस लेने वाले हैं पूर्णिया से। पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूर्णिया आएगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके समर्थन में है। हालांकि आप जानते हैं कि पूर्णिया सीट महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने यहां से बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय के तौर पर पूर्णिया से ही चुनाव मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी, जनता के प्रत्याशी, जन प्रत्याशी, जन प्रत्याशी के रूप में और देश 130 करोड़ के लोगों के दिल में मैंने जगह बना है, उनका आशीर्वाद और उनकी भावना है, एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं और पूरे पूर्णिया के परिवार का था कि पप्पू ही लड़े। अध्यक्ष की जिम्मेदारी है महागठबंधन को निभाना, वो अच्छा कर रहे हैं और उस अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। सारे कांग्रेसी मेरे साथ, सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास कुछ भी है, ना दल है। पप्पू यादव को तो आपने सुन लिया, साथ ही जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं बीमा भारती, या यूं कहें कि महागठबंधन की तरफ से जो औपचारिक तौर पर ऑफिशियल कैंडिडेट हैं बीमा भारती, वो क्या कह रही हैं, जरा ये सुनिए। महागठबंधन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है और सभी साथी हमारे साथ आपको देखने के लिए मिलेगा हर क्षेत्र में। वो देखिए, उसका काम है कि बाहर से लोग लाते हैं, कहीं सहरसा से, कटिहार से, अररिया से, भागलपुर से, हम कहीं से नहीं लाते हैं। हम मेरा जितना भी महागठबंधन का कार्यकर्ता है, जनता है, सब पूर्णिया का है। यह उनका यह गलत सोच है कि राजद का सभी लोग हमारे साथ है। तो गलत फहमी में जो जी रहे हैं उसको जो है वो बाहर कर दे, ऐसा का वो कह रहा है पूर्णिया हमारी माँ है, पूर्णिया के बेटा है। तो हम कहाँ के हैं, हम थोड़े बाहर के हैं, हम भी तो पूर्णिया के बहू बेटी हैं। उसके घर पर जो झंडा लगा हुआ है उसको उतारिए। अब पूर्णिया का जनता कौन नहीं जानता है पप्पू यादव के बारे में, सभी लोग जानते हैं। तो बिहार में पूर्णिया सीट को लेकर पेंच जो है महागठबंधन के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है और उधर महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है जैसे सीट बंटवारे का पेच सुलझ गया है महाविकास अघाड़ी के बीच।
सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। कल महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया जाएगा कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एमवीए में सीटों का पेच सुलझने के आसार, इसके संकेत मिल रहे हैं और इस पर मोहर कल जो महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें लग जाएगी। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, बाला साहेब थोरात जी, पृथ्वीराज चौहान जी, वर्षा गायकवाड़ जी और शिवसेना के भी सभी प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है और ठीक हो गया है, ये बताने के लिए ये पत्रकार परिषद है। हमारे आघाड़ी में कोई भी बिगाड़ी नहीं है। बिगाड़ी तो मुझे सामने दिख रही है। अब तक उनकी सीट शेयरिंग नहीं हो गई है। बहुत से जो सिटिंग एमपी थे शिंदे गुट के, उनकी उम्मीदवारी कट गई है। बहुत सी बात है। महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है और इसलिए कल हम सब मिलकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जनता के सामने जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 आदिवासी इलाकों में चुनावी रैली होने वाली है। एक जो मध्य प्रदेश में होगी, जहां आदिवासी बहुल इलाके में क्लस्टर इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय का कहना है आदिवासियों को हम बता रहे हैं उनके सदस्य को राष्ट्रपति किसने बनाया। छिंदवाड़ा सीट बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट है और उस पूरे क्लस्टर के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं। सर, क्या रणनीति है? आप लोगों ने 28 सीटें जीतने का चमत्कार किया था, एक सीट रह गई थी। इस बार क्या रणनीति है बीजेपी की छिंदवाड़ा जीतने के लिए? देखिए, हमारे लिए तो 29 सीट ही महत्वपूर्ण है और हम 29 की 29 सीट जीतेंगे। और सबसे ज़्यादा वोट से अगर जीतने वाली सीट होगी तो छिंदवाड़ा है, जहाँ हम सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले हैं, लगभग 5 लाख से ऊपर। उसका कारण है बहुत कि जनता अब विकास चाहती है छिंदवाड़ा में, जनता अब परिवारवाद से मुक्ति चाहती है छिंदवाड़ा से, और जनता चाहती है कि छिंदवाड़ा का माटी का लाल देश की सबसे बड़ी पंचायत में छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करे। नकुल नाथ, कमलनाथ, इन सबको किस तरह से आप जवाब दे पाएंगे, क्योंकि एक परंपरा है, लगातार जीतते जा रहे हैं। वही तो हमने कहा, ये परिवारवाद के खिलाफ छिंदवाड़ा की जनता खड़ी हो गई है। और सिर्फ जनता ही खड़ी नहीं हुई, उनकी पार्टी के नेता भी सब खड़े हो गए कि हमें मुक्ति चाहिए। आज कम से कम 4000 से ज़्यादा ज़मीनी कार्यकर्ता, नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें सरपंच है, पंच है, जनपद सदस्य हैं, पार्षद हैं। नगर निगम छिंदवाड़ा में हमारे पार्षदों की संख्या 12-13 थी, अब 35 हो गई है। पार्षद भी बड़ी संख्या में हमारे साथ आए। यानी आप रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, काम ही हमारा यही है कि पार्टी का काम करो। इसलिए ज़मीनी कार्यकर्ता जितने भी हैं, यहाँ तक कि छिंदवाड़ा के महापौर भी हमारे साथ ही आ गए। तो एक जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस से जीत कर गए थे, अब वो खुद अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारा दम घुट रहा है, और सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर रहे हैं। आदिवासियों के लिए कोई खास संदेश दे रहे हैं आप लोग? आदिवासी भाई तो एकदम मोदी जी के दीवाने हैं। जिस तरीके से आदिवासी समाज को सम्मान दिया है, आज देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति महिला, आदिवासी महिला को बनाना, इसलिए हर आदिवासी आज गौरवान्वित हैं। हमारे प्रदेश के गवर्नर वो स्वयं भी आदिवासी हैं। छिंदवाड़ा की हमारी नेत्री रही अनसुईया जी आज मणिपुर में गवर्नर है। बताइए, कांग्रेस ने कभी आदिवासी भाइयों को इतना सम्मान दिया जितना मोदी जी ने दिया, इसलिए आदिवासी भाई मोदी जी के दीवाने हैं। तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों को बीजेपी के साथ लाने की बड़ी जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को, और उन्हीं से खास बातचीत आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन में और साथ ही महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी रैली करेंगे। 24 चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। दोस्तों, जिस ईमानदार राजनीति को दिल्ली ने जन्म दिया था, उस ईमानदार राजनीति पे संकट लाने की षड्यंत्र करके उसे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। तो जब दिल्ली ने ही इसे जन्म दिया था, तो दिल्ली की जिम्मेदारी बन रही है इसकी रक्षा करने, इसकी सुरक्षा करने। अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो अच्छा स्कूल कहां से रहेगा? अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो अच्छे अस्पताल कहां से रहेंगे?
अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो घर में पानी कैसे आएगी? अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो महिलाओं में बस में यात्रा फ्री कैसे हो? अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो आपके परिवार की खुशी की ध्यान कौन रखेगा? केजरीवाल जी ने अपने एक अच्छे बेटे का धर्म निभाया, एक अच्छे भाई का धर्म निभाया, एक अच्छे शासक का धर्म निभाया। आज जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की है, पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है। अब हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आज एक कैंपेन का लॉन्च कर रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब हमें और किसी तरीके से देने की जरूरत नहीं है। सब अपने सीने में, अपनी छाती में सब इस बात को रखें, जो दुख है, दर्द है, अपने छाती में रखें, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन इसका जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। सभी जनता से निवेदन करते हैं कि वो खुद भी इस मुहिम में शामिल हों और अपने जान पहचान, रिश्तेदार, भाई बंधु सबको बताएं कि केजरीवाल को आज दिल्ली में मजबूत करना ज़रूरी है। अगर केजरीवाल मजबूत नहीं रहेंगे, कमज़ोर पड़ेंगे, तो फिर उनका ध्यान कौन रखेगा? तो इस कैंपेन के तहत सारे एक एक घर में, एक एक मोहल्ले के एक एक घर में जाएंगे, एक एक घर में जाके जनता से बात करेंगे, उनको समझाएंगे। वो खुद इस बात से बहुत व्यथित है और दुखी हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं। अब इस पूरे संघर्ष को एक अभियान में बदलेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। आगे के लिए मैं संजय सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आप दो शब्द। गोपाल जी आप। अरे आप बोलो, अरे आप बोलो। जैसा अभी संदीप जी ने कहा कि आज से सभी लोग, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हर व्यक्ति के जुबान पर एक सवाल था कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो दिल्ली का चुनावी अभियान कैसे चलेगा। दिल्ली का चुनावी अभियान अरविंद केजरीवाल से जो लोग मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए काम करें। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। आज तानाशाह सरकार ने अरविंद केजरीवाल को उठा के तिहाड़ में भेजा है। अब हम दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है कि हम अरविंद केजरीवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे। कल हमने पूरे देश में सत्याग्रह किया, सामूहिक उपवास किया। दिल्ली का चुनाव इस बार चुनाव नहीं रहेगा। दिल्ली का चुनाव भी अब आंदोलन बनेगा, और आंदोलन जिस तरह से 21 तारीख के बाद पूरे दिल्ली में अभियान चला और रामलीला मैदान में हमने जनशक्ति से जवाब दिया इस तानाशाही का, उसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर आज के बाद से घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, हर दिल्ली वाले को खड़ा करेंगे। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, उनके साथ मिलकर के 25 मई को इस आंदोलन की पूर्णाहुति होगी। 25 मई को इस आंदोलन का समापन होगा भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा करके, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी ये धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल या तो इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। अरविंद केजरीवाल या तो इस्तीफा दो, हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। राष्ट्रपति शासन लगाओ। जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा से भाजपा की विदाई की है हमने, जिस तरह से एमसीडी से भाजपा की विदाई की है हमने, अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में डाला है। इस बार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे और 25 मई को दिल्ली से लोकसभा में भी भाजपा की विदाई करेंगे। अब आज के बाद चुनावी आंदोलन हम बनाएंगे और इस आंदोलन का समापन 25 मई को होगा। सभी लोगों से हमारी अपील है, अगर आपको लगता है आपके लिए कुछ भी अरविंद केजरीवाल ने किया है, तो एक वोट इस तानाशाही के खिलाफ चोट होगा। इस तानाशाही के खिलाफ चोट करने का एक ही रास्ता है, वोट का रास्ता, जिसके लिए किसी को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र ने, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि चुपचाप जा करके एक वोट से इस तानाशाही पर हम चोट कर सकते हैं, एक वोट से तिहाड़ के ताले हम खोल सकते हैं और अरविंद केजरीवाल को बाहर ला सकते हैं। इसलिए
25 मई का दिन हमें याद रखना है और सभी दिल्ली वालों को मिलकर के इस जेल का जवाब वोट से देने के लिए अब आज से कमर कसनी है। आप सब लोगों से, दिल्ली के लोगों से अपील है कि अब आज से ये लड़ाई हर घर की लड़ाई है, हर मतदाता की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम मिलकर के लड़ेंगे और इस लड़ाई को मिलकर के जीतेंगे। तो अभी संदीप भाई ने और गोपाल जी ने काफी विस्तार से इस अभियान के बारे में बताया। मैं तो सिर्फ दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना और अपील करूंगा कि जब भी आप अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा याद करके जाइएगा और साथ ही साथ अपने घर में जो बिजली का बिल पड़ा हुआ है, जो जीरो आता है, उसको देख कर जाइएगा। अपने बच्चे का चेहरा देख कर जाइएगा जो मकड़ी के जाले वाले स्कूल से आज एयर कंडीशन कमरे वाले स्कूल में बैठकर पढ़ता है, उसके चेहरे को देख के जाइएगा। आसपास में अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक हो तो उसको देख कर जाइएगा। जहां छोटी मोटी बीमारियों के लिए आपको 50,000 लाख रुपए खर्च करना पड़ता था, आज निःशुल्क दवाएं, अल्ट्रासाउंड से लेकर जांच तक की सुविधाएं केजरीवाल की सरकार की देन है। अपनी बेटी का चेहरा देख के जाइएगा, बहन का चेहरा देख के जाइएगा, जिनको बस में मुफ्त यात्रा की छूट अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। उन बुजुर्गों का भी चेहरा देख के जाइएगा जिनको बड़ी उम्मीद थी कि हमको अपने जीवन के अंतिम दौर में तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा। वो श्रवण कुमार बनके उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने उनका सपना पूरा किया है। इस बात को भी याद करके जाइएगा और फरिश्ते स्कीम में चाहे 50 लाख का भी इलाज हो, उसकी सुविधा केजरीवाल जी ने किया, ये भी याद कीजिएगा। और इन सब के बीच एक तानाशाह ने उनको जेल में डाल दिया। आपके बेटे को, आपके भाई को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जो 3 बार से आपने चुना, प्रचंड बहुमत से चुना, उसको जेल में डाल दिया। जिस व्यक्ति ने IRS की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया। उसका एक एक हिसाब लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। इसलिए नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से। दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं रहे तो क्या ये सारी सुविधाएं, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये बस की फ्री यात्रा, ये बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, ये क्या आपको मिल पाएगी? मिल पाएगी क्या? संभव है क्या? आजादी के बाद से लेकर इतनी सरकारें आई और गई, क्या किसी ने इस सुविधा को देने के बारे में सोचा? तो इसलिए ये आपकी सुविधाओं पे ताला लगाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रख के। तो हम तो नारा लगा रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे और आपको जवाब देना है जेल का जवाब वोट से। पंकज भाई, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है और जनता से अपील यही कि वोट के जरिए बीजेपी को हराए। पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। देखिए, चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर। राहुल गांधी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। कह रहे हैं अगर राहुल गांधी को 24 चुनाव में भी कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर राहुल गांधी को अपनी राजनीतिक यात्रा पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। दो बातें, जब तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि आई नीड अ हेल्प, तब तक तो आपको कोई हेल्प दे नहीं सकता है। और लीडरशिप की सबसे बड़ी खूबी पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो लोग क्या कहते हैं, लीडर वो है जिसको अपनी ताकत का पता है और उसको उससे ज्यादा ये पता है कि उसके पास क्या नहीं है, क्या उसकी कमजोरी है, एंड देन दे गो आउट एक्टिवली सर्च फॉर दोज हु कैन फिल दैट गैप। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है। He needs somebody who can come and execute what he thinks is right. वो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया,
3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली, देयर इज नो हार्म इन जस्ट स्टेपिंग, टेकिंग अ बैक स्टेप, भैया तुम चला के देख लो 5 साल। लेकिन आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। प्रशांत किशोर को आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन सेमीकोलन मतलब एक छोटा ब्रेक राहुल गांधी को जरूर लेना चाहिए अगर इस बार भी राहुल गांधी को हार मिलती है तो। फिर इस बीच कांग्रेस ने प्रशांत किशोर की बातों को तवज्जो न देने की बात कही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कंसल्टेंट की बात का जवाब हम नहीं देंगे। तो कांग्रेस जो है वो एक तरीके से खारिज करती हुई और कोई प्रतिक्रिया ना देती हुई प्रशांत किशोर के कमेंट पर। सवाल है मैम प्रशांत किशोर के इंटरव्यू से, उन्होंने एक तो कांग्रेस कंसल्टेंट्स की बात पर जवाब नहीं देती हूँ, राजनीतिक लोगों पे बात करिए, कंसल्टेंट्स की बात पे क्या जवाब देना है। लेकिन प्रशांत किशोर के बयान को बीजेपी ने लपक लिया है। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी कह रही हैं गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। अब राहुल गांधी जो हैं वो उसी में लगे हुए हैं। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक माहौल भी गर्माता जा रहा है और अब जो है जो राजनीतिक विश्लेषक है प्रशांत किशोर, उन्होंने राहुल गांधी को एक नसीहत दे दी है कि आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। 10 साल में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर इन चुनावों में भी कुछ नहीं कर पाते आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। शाजिया इल्मी हमारे साथ में है, बीजेपी प्रवक्ता। शाजिया जी, प्रशांत किशोर राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं कि 10 सालों में आप कुछ नहीं करते दिख रहे हैं, आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। देखिए, मैं भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, जाहिर है कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है कैसा घनघोर अन्याय बाकायदा राहुल गांधी अपनी पार्टी के साथ कर रहे हैं, अपने लीडर्स के साथ कर रहे हैं। सोचने वाली बात है क्यों कर रहे हैं। 10 साल तक उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया अपनी ही पार्टी का और एक एक करके सब लोग डूबती नैया को छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ समझ नहीं आ रही है उनको कि उनकी जगह वहां पे वो है नहीं और वो जो कुछ भी करेंगे उससे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, हो रहा है, होता रहा है। और अभी सोचने वाली बात है, इट्स लाइक there's an elephant in the room पर nobody can say anything about it। एक कमरे में बहुत बड़ा एक हाथी है लेकिन सब लोग कहने से डर रहे हैं कि भाई देखो ये हाथी है। हाथी मतलब मैं कह रही हूँ जैसे एक मुहावरा है ना कि सब लोग चुपचाप हैं, देख रहे हैं क्या है लेकिन कोई कह नहीं पा रहा है, और इतनी बड़ी ये खुला राज है सबके सामने लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो क्या राहुल गांधी वो महात्मा गांधी का जो सपना था और जो उनका संकल्प था, और अपने मृत्यु के 3 दिन पहले जब उनको मारा गया था उन्होंने जो कहा था, जो पत्र जो लिखा था उन्होंने लेख कि कांग्रेस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए, डिसॉल्व हो जाना चाहिए, लोक सेवा संघ खोल लेना चाहिए। क्या राहुल गांधी बाकायदा इसी दिशा में काम कर रहे हैं? और इस सबके बीच में प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि कई राज्य हैं जिसमें बंगाल का भी जिक्र कर रहे हैं, तेलंगाना, उड़ीसा, हर राज्य का जिक्र कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी पिछले चुनावों से बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रही है। उसकी वजह यह है कि विपक्ष एकदम कमजोर। देखिए, 2 बातें हैं, पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं करूंगी। विपक्ष तो कमजोर है ही, विपक्ष के पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। विपक्ष के पास सिर्फ गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं है। क्या वो देश को देना चाहते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा की जीत उनकी जो है इस पर निर्भर है कि विपक्ष कमजोर है। सब लोग देश के कह रहे हैं कि ना सिर्फ विपक्ष कमजोर है बल्कि इस तरह का ऑल्टरनेटिव और इस तरह की सरकार भाजपा लगातार 10 साल से दे रही है। साफ तौर पर विपक्ष कमजोर है, वो तो एक फैक्टर है ही, लेकिन उसके अलावा बीजेपी ने जो काम किया जनता के बीच में उसका असर है। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।